हेलो बच्चों, कैमजॉन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजन सैनी आप लोगों के लिए क्लास 11 चैप्टर 1 से एक टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, टॉपिक आपका क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में बच्चों आपको 5 लॉज को पढ़ना होगा। ठीक है, जो कि ऐसे हैं। फर्स्ट लॉ आपका है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसको लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। फिफ्थ गैल-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। बच्चों आज हम जो है फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, जो इसका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एंटोनी लेवोसियर ने दिया था 1789 में। ठीक है, लॉ आपका क्या कहता है? लॉ कहता है बच्चों, इट स्टेट्स दैट लॉ आपका कहता है कि आपकी कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा हो या फिर केमिकल चेंज हो रहा हो, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब कि मास में ना तो कोई लॉस हो रहा है ना ही उसमें कुछ बढ़ रहा है, कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल रहेगा। मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉयड। ये आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ आपका कहता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equal to total mass of reactants। इसको एक दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मास कैन नाइदर, या फिर मैटर भी कह सकते हैं आप, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर destroyed in any physical or chemical change। ठीक है बच्चों, इसको सिंपल शब्दों में आप ये भी लिख सकते हैं, इसको याद करने के लिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equals to total mass of reactants। ये आपका लॉ कहता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसका अभी एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक्सपेरिमेंटल इसको प्रूफ किसने किया, कैसे किया जा सकता है? एक एक्सपेरिमेंट है लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। लैंडोल्स ने क्या किया? लैंडोल्स ने बच्चों एक एच शेप की ट्यूब ली, जिसको लैंडोल्स ट्यूब कहते हैं। ठीक है, एक एच शेप की ट्यूब ली, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बच्चों। एक इस तरह से एक ट्यूब ली एच शेप की। ठीक है, उन्होंने इसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन डाले। कौन सा? पहला इधर लिया सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और इस साइड क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन उसने एच ट्यूब शेप में लिए। एच ट्यूब जो हमारी ये थी,
एच शेप की ट्यूब, इसका नाम था लैंडोल्स ट्यूब। लैंडोल्स ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को जब इसमें भर दिया तो इनका वेट किया, जो इनका वेट आया उस वेट को नोट डाउन किया। फिर उन्होंने क्या किया, इसको शेक किया, बाय शेकिंग इसको मिला दिया, दोनों सॉल्यूशन आपस में मिल गए, ठीक है। पूरी ट्यूब हमारी जो है सील्ड है, कहीं से भी खुली नहीं है। जब इसको मिला दिया, मिक्स हो गई आपस में ऐसे ऐसे करके, तो इनके बीच में रिएक्शन क्या हुई होगी, रिएक्शन हुई NaCl प्लस AgNO3, इसमें आपके बने AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के वाइट PPT बने। Ag ने रिएक्शन किया, AgCl बना, ठीक है, इसके वाइट PPT बने, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और जब ये रिएक्शन हो गई, जो नए कंपाउंड हमारे बने, क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ, नए सब्सटेंस बने हैं, उन्होंने फिर से इसका वेट किया। फिर से वेट करने के बाद उन्होंने देखा कि जो वेट था वो सेम था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड। अगर 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 15 ग्राम एसिटिक एसिड में घोला जाता है या डाला जाता है, द रेजिड्यूज फाउंड, इस रिएक्शन में जो रेजिड्यू बचता है वो 18 ग्राम बचता है और CO2 रिलीज करती है। तो जो CO2 रिलीज हो रही है उस CO2 का मास पूछा है कि कितनी CO2 रिलीज कर रही है, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले रिएक्शन पे कंसीडर करेंगे। सॉल्यूशन में रिएक्शन लिखेंगे, NaHCO3 रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड, the products are formed, acetate ion reacts with sodium CH3COO Na, sodium acetate is formed and carbon dioxide is released, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। बचता क्या है बच्चों, CH3COO गया, CO2 गया, ठीक है, एक O बचता है बच्चों यहाँ पर और 2 H, मतलब आप समझ गए होंगे वाटर। क्वेश्चन कह रहा है 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3, इसका वेट कितना है बच्चों, 6.3 ग्राम। कितने ग्राम में डाला जा रहा है, 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड मीन्स ये 15 ग्राम है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपका रेजिड्यू कितना मिलता है, रेजिड्यू मीन्स CO2 को छोड़कर, क्योंकि CO2 का मास पूछा गया है हमसे, तो CO2 को छोड़कर जो सब है हमारे पास वो रेजिड्यू होगा, वो हमारे पास 18 ग्राम। एंड लेट अस कंसीडर द मास ऑफ CO2 इज x। हमने मान लिया कि मास ऑफ CO2 क्या है बच्चों, x है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स is equals to total mass of reactants means total mass of products। आप बच्चे देख सकते हैं 6.3 ग्राम एंड 15 ग्राम, रिएक्टेंट्स का मास कितना है 6.3 ग्राम प्लस 15 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या है 18 ग्राम प्लस x, ये है मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट का आप देख सकते हैं बच्चे 6.3 ग्राम प्लस 15 ग्राम। सिंपल से इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा 18 ग्राम प्लस x, इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 21.3 ग्राम। 18 ग्राम को उधर ले जाइए, x इक्वल्स टू 21.3 माइनस 18, कितना आएगा बच्चों 3.3 ग्राम। देन
द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड कितना है 3.3 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।